बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल्स ऑफ द टेंथ एंड नाइन्थ एंड टेंथ क्लास। बटे प्रैक्टिकल भी कह देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी कह देते हैं, दोनों बातें चल जाती हैं, लेकिन मोस्टली बुक्स में जो है ना वो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नंबरिंग होती है, लेकिन बाद ऊपर जो है ना वो साइड पे लिखा होता है कि आपकी ये प्रैक्टिकल नोटबुक है। अब ये बेटा प्रैक्टिकल्स जो हैं ये बेसिकली आपके कोर्स वर्क से रिलेटेड ही होते हैं। जो आपने नाइन्थ क्लास में बायोलॉजी की बुक पढ़ी या टेंथ क्लास में बायोलॉजी की बुक पढ़ी, जो आपने चैप्टर्स पढ़े, उन चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक्स, किसी भी चैप्टर का जो मेन टॉपिक होता है बेटा उसको दो तरीके से समझाया जाता है स्टूडेंट्स को। पहले उसकी थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ठीक है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों तरीके कह सकते हैं हम कि हमारे पाकिस्तान में पहले थ्योरी पढ़ा दी जाती है, फिर एट द एंड ऑफ द डे जब आपके सारे जो है ना वो एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिर आपको जो है ना वो प्रैक्टिकल की तरफ लाया जाता है। कुछ ऐसा भी करते हैं कि साथ साथ ही जो है आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, साथ ही अमली तौर पे उसको करके दिखा दिया जाता है। ख़ास तौर पे जो बच्चे जो है ना वो छोटी क्लासों में ऑक्सफोर्ड सिलेबस या इस तरह के कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ के जो है ना वो सिलेबस पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ते हैं, तो उनके अंदर यही होता है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, साथ साथ जो है वो अपना कोई भी काम है, लेट के उन्होंने वाटर साइकिल पढ़ा है तो उनको वाटर साइकिल बनाने के लिए मिल जाता है, वो थर्मोकोल शीट लेते हैं, वो रुई के बादल बनाते हैं, ऐसे ही जो है ना वो पेंटिंग करके ले आते हैं, तो वो मॉडल्स वगैरह साथ साथ बनाते रहते हैं। लेकिन 9th-10th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता, कंपटीशन की वजह से सिलेबस लेंथी है, बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उसमें जो है ना वो बच्चा फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता, वो प्रैक्टिकली जो है ना वो काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो है ना जब आपका सिलेबस ख़त्म करवा दिया जाता है, फिर मोस्टली जो है ना वो प्रैक्टिकल की तरफ आया जाता है। अब बेटे प्रैक्टिकल नोटबुक जो है हर सब्जेक्ट की डिफरेंट वे में बनाई जाती है। केमिस्ट्री है, उसके अलहदा से जो है ना वो प्रोटोकॉल्स हैं, फिज़िक्स है, इसी तरह बायोलॉजी है। तो हम सिर्फ बायोलॉजी के बारे में देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाएंगे, क्या क्या हमारे पास जनरल गाइडलाइंस हैं, क्या हमारे पास सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं, जब आपने बायोलॉजी की लैब में काम करना है तो आपने क्या क्या काम करने हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस हैं, हाउ टू मेक द बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक, तो वो हम आज रीड कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले आपके पास कंटेंट्स हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है आपकी बायोलॉजी की बुक को, 9th में और 10th में बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट्स के अंदर जनरल गाइडलाइंस हैं। तो जनरल गाइडलाइंस है बेटा, ये वन करके जो है ना हम सारे पढ़ लेते हैं। क्या हिदायत हमें वो देता है, वो कहता है कि अगर हम ये प्रैक्टिकल नोटबुक पढ़ लें, 9th-10th की प्रैक्टिकल नोटबुक, तो हम किस काबिल हो जाएंगे, हमारे अंदर क्या स्किल्स आ जाएंगी, ठीक है, हम क्या बन जाएंगे। कहता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, अगर कोई बच्चा ये प्रैक्टिकल पढ़ता है तो वो किस काबिल हो जाएगा, वो मार्केट में जाके प्रैक्टिकल लाइफ में जाके क्या कहेगा कि मुझे ये काम आता है, तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रैक्टिकल वर्क एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोर्स, ये कोर्स का लाजमी हिस्सा है, इसके बगैर आपका कोर्स मुकम्मल नहीं होता। दे आर एडवाइज टू मेंटेन अ लेबॉरेटरी प्रैक्टिकल नोटबुक, साथ साथ प्रैक्टिकल नोटबुक जो है ना वो मेंटेन करें, इन विच दे रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट्स यूज्ड एंड ऑब्जर्वेशंस मेड, द एनालिसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। सारी चीज़ें बेटे, आपने वो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाला चैप्टर पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वो सारी की सारी चीज़ें, डाटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें। कहता है कि थ्रू एक्सपेरिमेंटल वर्क द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डेवलप द फॉलोइंग स्किल्स। क्या क्या स्किल्स आ जानी चाहिए बच्चों में। पहली स्किल्स है बेटा टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स आप सीख लोगे प्रैक्टिकल करने के बाद। कटिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बेटे आप वो पढ़ा था तूली तराशा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लंबाई के रुख सेक्शन जब हम काटते हैं, मिसाल के तौर पे आपने प्लांट की जो है वो बार्क स्टडी करनी है। अब ये थोड़ी ना कि पूरे का पूरा छिलका लेंगे और ला के हम उसको जो है ना वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे, तो इतना मोटा होगा उसमें से तो लाइट ही पास नहीं होगी, उसमें हमें नज़र ही कुछ नहीं आएगा। ठीक है, या आपने हमारी स्किन जो है ना वो स्टडी करनी है, अब ये थोड़ी ना कि पूरा बाजू नीचे रख दोगे माइक्रोस्कोप की स्किन स्टडी हो रही है, नहीं, हम बेटा उनके सेक्शंस लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अगर स्किन का सेक्शन लेना है तो उसके लिए भी मशीन्स होती हैं, टोमोग्राफी भी हम उसको कहते हैं, तो वो उसके ज़रिए जो है ना वो लगा बिल्कुल बारीक से, जैसे आपको रगड़ नहीं लग जाती स्किन के ऊपर, बिल्कुल ऐसे वो बारीक झिल्ली उतार देती है स्किन की। इसी तरह हमारे पास प्लांट्स हैं, तो उनके बारे में भी यही है कि आपने कोई भी उसका पार्ट स्टडी करना है
तो उसका जो है ना वो सेक्शन हम लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं ये भी हम पढ़ लेंगे। मेकिंग द स्लाइड फ्रॉम द फ्रेश कल्चर स्टेन या ग्लिसरीन, कैसे हम जो है ना फ्रेश कल्चर्स लेंगे, स्लाइड कैसे बनाएंगे। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ना जो प्रीपेयर्ड स्लाइड के बारे में, तो जब हम वो रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर दूँगा। लोकेट द डिफरेंट सिस्टम्स इन द डाइसेक्टेड एनिमल्स। डाइसेक्टेड एनिमल्स, अब हम काफ़ी सारे एनिमल्स तो डाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन मैं आपको फ्रॉग की डाइसेक्शन ज़रूर करवाऊँगा, जिसके अंदर जो है ना हम फ्रॉग की डाइसेक्शन में उसके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो लोकेट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग है। अच्छा, ये 3 काम आज के ये प्रैक्टिकल करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप सेक्शन बना सको, आप स्लाइड्स बना सको, और तीसरे नंबर पे आप किसी भी एनिमल के अंदर जो डाइसेक्टेड एनिमल है उसके अंदर आप ऑर्गन्स देख सको। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग है। सर्च, सेलेक्ट एंड इंटरप्रेट द साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, डिस्प्ले द रिजल्ट्स इन द टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म्स। तो बेटा जब भी किसी नतीजे के, प्रैक्टिकल के, एक्सपेरिमेंट के जो नताइज होते हैं, आपने पढ़ा था जब तक हम उनको ऑर्गेनाइज या रिपोर्ट ना कर लें तब तक हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो साइंटिफिक नहीं होते। तो आपने कोई काम किया है तो आप उस काम का जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, उसको ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे जिसको देख के पता चल जाए हमें कि इसमें क्या जो है ना वो हमें चीज़ें मिली हैं। एनालाइज, इंटरप्रेट एंड ड्रा द इन्फेरेंसेस। बेटे इन्फेरेंसेस, कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स को ही कहते हैं। फ्रॉम अ वैरायटी of forms of the information including the results of the experiment. Similarly कहता है कि demonstrate knowledge and understanding of biological facts and principles, practical techniques and safety precautions. ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर experimental and investigation skills आप में क्या आएंगी। use of microscope, आपको माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना आ जाएगी, and other tools to for accurate biological investigations. Observe the gross features and find details and find similarities and differences. आप ग्रॉस फीचर्स किसी चीज़ की लेट के, ये आपको पेन नज़र आ रहा है, ये इसकी ग्रॉस फीचर्स हैं, इसके ऊपर क्या है, आप इसके अंदर घुस के देखो, इसका एक एक पार्ट स्टडी करो, इसका मतलब अभी आप उसकी फाइन फीचर्स देख रहे हो, उसके अंदर जो है ना वो माइन्यूट डिटेल्स देख रहे हो। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में चले गए हो आप। बिकम इक्वेंट विद द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स। आप आदी हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे जो है वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को और इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे करना चाहिए। एटीट्यूड क्या होना चाहिए आपका। डिस्प्ले रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस। मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा होता है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, बायोलॉजी है तो इसके अंदर हमारी जो है वो एथिक्स की बहुत सी बातें हैं, ठीक है, कि कोई भी आपको जो है वो एविडेंस या कोई भी बात समझाई जाती है, इवन के ख़ास तौर पे मैट्रिक के बच्चों में ये होता है जब उनको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वो उसको मजाक में ले लेते हैं, हंस रहे होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे को जो है ना वो कोनियाँ मार रहे होते हैं कि सर ये कह रहे हैं, सर ये कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बेटे, डिस्प्ले द रिस्पेक्ट ऑफ द एविडेंसेस, क्योंकि बायोलॉजी है, फैक्ट से, नेचर से हमने बातें करनी है, सारी चीज़ें ये देखनी है, तो हमें यहाँ पे जो है ना वो रिस्पेक्ट रखनी है। रैशनैलिटी एंड इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से मुराद ये होता है, आपने देखा होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या आपने कोई भी वेबसाइट देखते हो तो वो कॉपीराइट नीचे लिखा हुआ आता है स्मॉल आर, वो कॉपीराइट वाला जो चक्कर है ना वो ऐसे समझो कि यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पता चल गई है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसकी जो एक्सपेरिमेंट करने की वजह है, कोई ना कोई वो चीज़ ढूंढ रहा है ना, तो आप उसका डाटा लीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो वो काम कर रहा है वो उसी के ऊपर जो है ना वो उसी तक जो है ना वो महदूद रहना चाहिए। अच्छा जी, फिर कहते हैं सपोर्ट फॉर द कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं होता कि अगर क्लास में जो है ना 50 बच्चे बैठे तो मैं 50 माइक्रोस्कोप्स दे दूँ, ठीक है। ग्रुप्स बना के कोलैबोरेट करके, हमेशा रिसर्च कोलैबोरेटिव फॉर्म में होती है, सिंगल भी हो जाती है लेकिन वो बहुत मुश्किल होती है। एक्टिव इंक्वायरी, यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, डिमॉन्स्ट्रेट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ द बायोलॉजी इन मॉडर्न सोसाइटी, कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी मॉडर्न सोसाइटी में बायोलॉजी के जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इनका कहाँ इस्तेमाल है। फिर पोस्ट लैब एक्टिविटीज़। बेटे आपने लैब कर ली है, अब आप जाने लगे हो, आप जब आए थे तो लैब अटेंडेंट ने कपड़ा शपड़ा मारा हुआ था बेहतरीन करके, सारी चीज़ें उनकी अपनी अपनी जगह पर थीं, आपने इस्तेमाल की और अब वैसे ही चले गए हो, आप वो पीछे हशर कर गए हो आप सारा है। पोस्ट लैब एक्टिविटीज़, ये क्वेश्चंस हैव बीन इंक्लूडेड इन द स्टूडेंट लेबॉर्ट्री मैनुअल, लिखे हुए हैं, वो भी बताऊंगा आपने क्या क्या करना होता है। इफ़ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव देयर मैनुअल्स, अगर उनके पास मैनुअल्स, किताबें नहीं है, प्रैक्टिकल नोटबुक, प्लीज़ प्रोवाइड द क्वेश्चंस टू देम। आप उनको पहले एक्सपेरिमेंट कराएं, फिर उनको क्वेश्चंस दें, खुद क्वेश्चंस दे के फिर उनके आंसर्स उनसे पूछें क्या उनको वाकई समझ में आई हैं चीज़ें या नहीं आई, ठीक है। बाय राइटिंग ऑन द बोर्ड, डू नॉट गिव द आंसर्स, आप खुद आंसर्स ना दें, उनसे पूछें। द आंसर्स प्रोवाइडेड इन द टीचर्स मैनुअल आर फॉर गाइडेंस। यहाँ पे जो जवाब होते हैं जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स में लिखे होते हैं वो गाइडेंस के लिए होते हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि आपको वो बातें समझ आई हैं, आप खुद से वो जवाब देने के काबिल हो गए या नहीं हो गए।
रिस्पॉन्सेज कैन बी हैंडल्ड इन मैनी वेज, ब्रेन स्टॉर्म विद द क्लास, ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे करते हैं, कोई क्विज के जो है ना वो IQ लेवल चेक करने के जैसे क्वेश्चंस देते हैं। डिवाइड द स्टूडेंट इनटू 3 to 4 ग्रुप्स एंड हैव देम वर्क आउट द रिस्पॉन्सेज, तो 3-4 ग्रुप बना दो और फिर हर ग्रुप का जैसे कंपटीशन कराते हैं ऐसे करा लो, या हर ग्रुप का अलग-अलग जो है वो काम चेक कर लो। असेसमेंट चेकलिस्ट है बेटा, नो मैटर विच अप्रोच यू यूज़ ब्रिंग द क्लास टुगेदर टू डिस्कस द रिस्पॉन्सेज एज अ होल, जो भी मेथड यूज़ करो आप, लेकिन जब भी रिस्पॉन्स डिस्कस करने हैं कोई भी सेम एक्सपेरिमेंट के तो पूरी क्लास के साथ सेम ही होंगे। लेट द स्टूडेंट डू टॉक एंड डिस्कस असेसमेंट चेकलिस्ट, अगर हम बच्चों को बात करने दे दें तो वो फिर अपनी बातें लेके बैठ जाते हैं। असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोसीजर फॉलोड केयरफुली एंड एक्सरसाइज कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टोरीली, कहता है कि माइक्रोस्कोप यूज प्रॉपरली, क्लियर एंड लार्ज डायग्राम ड्रॉन, डायग्राम्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स लिस्टेड आर एक्यूरेटली लेबल्ड, apparatus material and chemicals are handled with care, observation recorded fully and with understanding, interpreted the structures, identified evidence of the ability to relate the structures to the function। ये बेटा मेन जनरल गाइडलाइंस थी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर सेफ्टी जो है ना जनरल सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से असल जो है ना वो आपके समझने की बात है। ये तो थोड़ा सा बोरिंग हो गया ना, आपने कि ज़िंदगी में क्या करना है, ये पहले भी 2 साल आपने यही बातें सुनी हैं, जिस दिन लेक्चर नहीं होता था उस दिन यही होता था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो इसको जो है ना वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं जनरल सेफ्टी प्रोसीजर्स को। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन तो नहीं होगा, बेसिकली गाइडलाइंस हैं, आप खुद से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।